हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं इसमें से और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एकदम करने वाला हूँ क्रिस्टल क्लियर और वो भी आसान भाषा में। सो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया से। एजुकेशन इन इंडिया की अगर बात करें तो कई सारे पीरियड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका वैदिक पीरियड, मतलब जो आपका अर्लीस्ट पीरियड हो जाएगा। इसमें 1500 बीसी से 600 बीसी तक इसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से आप उसको हैंडल कर लीजिएगा कि दोनों सही है। बुद्धिस्ट पीरियड की अगर बात करें तो 600 बीसी से स्टार्ट होता है और एंड होता है 1200 सीई तक, मतलब कॉमन इरा। और मेडि एडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिश्चियनाइज्ड वर्जन है इसलिए मैं सोचा कि सी लिख दूँ ताकि ये थोड़ा सा सेकुलर रहे। मेडिवल पीरियड 1200 सीई से लेकर 1800 सीई तक। प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश पीरियड की अगर बात करें तो 1800 से लेकर 1947 तक। देखिए इसी बीच 1835 में मकाउले साहब ने वेस्टर्नाइज कर दिया था इंडियन एजुकेशन को। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड पोस्ट 1947, मतलब इंडिया के आज़ादी के बाद से जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। देखिए हमारे सिलेबस में ना एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया के बारे में बात होगी, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में हम बात करेंगे ज़्यादातर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे वेदा का जो रूट वर्ड है वो है विद। विद मीन्स होता है नॉलेज, मतलब वेदा इज सपोज टू बी बाउंडलेस बिकॉज नॉलेज इज बाउंडलेस। नॉलेज बाउंडलेस होता है इसलिए वेदा भी बाउंडलेस हो जाएगा। ठीक है, अब एजुकेशन जो था एंशिएंट पीरियड में वो इन्फ्लुएंस था किससे? जाहिर सी बात है रिलीजियन का बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव होगा। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते थे उसमें। ठीक है, तो नॉलेज वाइज डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रीम्स, 2 स्ट्रीम्स में बांट देते हैं। ठीक है, एक हो जाता है आपका पराविद्या, एक होता है अपराविद्या। ठीक है, तो अब दोनों होते क्या हैं? देखिए पराविद्या को हायर विजडम एंड स्पिरिचुअल विजडम क्यों बोला जाता है? देखिए स्पिरिचुअलिटी को प्लस रिलीजियसनेस को, इन दोनों को ना हायर ऑर्डर माना गया। मतलब कि ये सेकुलर नॉलेज से या सेकुलर साइंस से या सेकुलर थिंग से ऊपर है ये। ठीक है, तो इसलिए जब अगर इस तरह की कोई नॉलेज की बात होगी, मतलब हायर नॉलेज क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल विजडम। ठीक है, तो हायर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, तो इसको बोला क्या गया? पराविद्या। लेकिन अपराविद्या कौन सा होगा? डील्स विथ लोअर नॉलेज। लोअर नॉलेज कौन सा? अगर ये हायर नॉलेज होगा तो स्पिरिचुअल गेन जो सेकुलर गेन जो होगा, सेकुलर नॉलेज या फिर सेकुलर साइंस जो भी होगा वो हो जाएगा लोअर नॉलेज आपका। एंड द सेकुलर साइंसेस स्टूडेंट्स गेन नॉलेज अबाउट फिजिकल मटेरियलिस्टिक एंड कंफर्टेबल लाइफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में ज़्यादा बात की जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। देखिए क्वेश्चन इसमें से अच्छे से पूछ लेता है, सिर्फ एक ही लाइन आपको ध्यान रखना है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वेयर सेल्फ रियलाइजेशन एंड मोक्षा। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आप समझ रहे होंगे, मोक्षा मीन्स होता है सेल्वेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल्वेशन ऑफ लाइफ को मतलब होता है लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। देखो हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपकी मतलब आपका जन्म होगा, उसके बाद आपकी डेथ होगी, लेकिन उसके बाद ये साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपका बर्थ होगा। अब आपकी आत्मा दूसरे शरीर को धारण करके फिर आपका बर्थ होगा, लेकिन उसके बाद फिर डेथ होगा, फिर बर्थ होगा, डेथ होगा, मतलब ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो इस साइकिल से अगर आपको लिबरेट होना है तो आपको मोक्षा चाहिए। ठीक है, मतलब सेल्वेशन ऑफ लाइफ। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में। अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज तो गेन करेंगे। अब ये मोक्षा और सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? नॉलेज के थ्रू ही तो था। ठीक है, तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इनकलकेशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज। जो भी ड्यूटीज है, रिलीजियस ड्यूटीज हैं, सोशल ड्यूटीज हैं, वो आपके माइंड में बैठा दी जाएंगी कि भैया आपको ये आपकी ड्यूटीज हैं, आपको ये चीज़ तो करनी ही करनी पड़ेंगी। प्रमोशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर शेपिंग भी होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस यहीं से आपके बनते हैं। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रियलाइजेशन एंड मोक्षा यानी सेल्वेशन ऑफ लाइफ। श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर क्या है? देखिए श्रुति लिटरेचर का मतलब होता है व्हाट इज हर्ड। श्रुति लिटरेचर ऐसे लिटरेचर होंगे जो ओरली ट्रांसफर हुए हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जैसे 4 वेदाज हैं और 108 उपनिषद है, मतलब 108 उपनिषद हैं
104 वेदाज, इनको कंसीडर किया जाता है श्रुति लिटरेचर में। और स्मृति लिटरेचर की अगर बात करें तो स्मृति लिटरेचर, स्मृति मीन्स होता है व्हाट इज रिमेम्बर्ड, ठीक है। इसको होता है, इसको यूजुअली एट्रीब्यूट किया जाता है ऑथर के साथ, ट्रेडिशनली रिटेन डाउन, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएंगे, उपवेदा आ जाएंगे आपके, वेदांगाज आ जाएंगे, धर्मशास्त्राज आ जाएंगे एंड धर्मसूत्राज आ जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत चीजें हैं, तो वो आ जाएंगे आपके स्मृति लिटरेचर में। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि वेदाज और उपनिषद किस में आएंगे, श्रुति लिटरेचर में आएंगे। श्रुति लिटरेचर क्या होते हैं, जो व्हाट इज हर्ड, मतलब जो भी ओरली, मतलब बोल के आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर किया गया, कई सालों तक, कई 100 सालों तक यही ट्रेडिशन चला था, ठीक है। सो स्टेजेस की अगर बात करें एंशिएंट एजुकेशन में, तो 3 स्टेज में मैं डिवाइड करके रख दिया हूँ। एक है विद्या आरंभ, दूसरा है उपनयन और तीसरा है संवर्तन संस्कार, ठीक है। विद्या आरंभ क्या होता है, एजुकेशन वुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 5 ईयर्स के जो बालक होंगे, बालिका होंगे, मतलब जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनके साथ विद्या आरंभ वाली स्टेज होगी, ठीक है। लेकिन देखिए उपनयन संस्कार क्या, तो फॉर्मल एजुकेशन सेरेमनी स्टार्ट होती है यहाँ से, मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन होगी वो उपनयन संस्कार के साथ स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके लिए एज होनी चाहिए 8 और 12 ईयर्स के बीच में, ठीक। अब ये भी एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछता है कि एंशिएंट इंडिया में या फिर हिंदुइज्म में जो एजुकेशन स्टार्ट होता था उस सेरेमनी को क्या बोलते हैं, तो आपको विद्या आरंभ नहीं लिखना है, आपको उपनयन संस्कार के साथ जाना, अगर ये ना हो तब इसके साथ जाइए। और ये भी ध्यान रखना है कि किस एज की बात कर रहा है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपका आएगा उपनयन संस्कार से, उपनयन के बारे में ही पूछ रहा होगा। उपनयन में होता क्या है, देखो इसको सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी भी बोलते हैं। इसमें सैक्रेड जो थ्रेड होता है वो पहनाया जाता है। इन द होम ऑफ गुरु ए लर्नर हैड ए सेकेंड बर्थ, ठीक है। सेकेंड बर्थ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट बर्थ मतलब जब आप एज ए ह्यूमन बींग आप इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा आपका जब आप ये उपनयन संस्कार के थ्रू आप गुजरेंगे, ठीक है। तो उपनयन संस्कार में सेकेंड बर्थ होता है आपका, तो ये होता है आपका आपके गुरु के घर में, ठीक। और इस जो प्रक्रिया है यहाँ पे, इस प्रोसेस को बोलते हैं द्विज, ठीक। इस प्रोसेस को बोलते हैं द्विज। लर्नर वुड बी कॉल्ड ब्रह्मचर्य। अब देखिए द्विज के बाद आप हो जाएंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सेलिबेसी। ए ब्रह्मचर्य आफ्टर फाइनलाइजिंग हिज एजुकेशन इज एलिजिबल टू बिकम ए गृहस्थ आर ए हाउस होल्डर। देखिए एक्चुअली ये ना जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ है, ये एक 4 आश्रमाज हैं, ठीक है। हिंदुइज्म में 4 आश्रमाज होते हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट होगा लाइफ का वो उसको बोलेंगे ब्रह्मचर्य, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट होगा जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। दूसरा होता है आपका गृहस्थ, जब आप होते हैं हाउस होल्ड लाइफ में। एंड द थर्ड वन इज वानप्रस्थ, मतलब आप रिटायर्ड लाइफ में जब आप होते हैं। एंड द लास्ट एंड फोर्थ वन इज संन्यास, मतलब रिनाउंड लाइफ, ठीक है। तो जब आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है तब आप होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, आप इंटर करते हैं, ठीक है। तो उस स्टेज को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। और जब एजुकेशन आपकी कंप्लीट होती है तब आप इंटर करते हैं गृहस्थ पीरियड में, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये 4 आश्रम आज होते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज में, संवर्तन संस्कार। द स्टूडेंट हैड टू स्टडी इन गुरुकुलाज, ठीक है। गुरुकुल में स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है फॉर अबाउट 12 ईयर, 12 साल के लिए गुरुकुल में आप जाएंगे, मतलब जो भी उस समय के स्टूडेंट्स होते थे तो गुरुकुल में जाते थे 12 साल के लिए। आफ्टर दैट दे वेयर अलाउड टू गो होम एंड द गुरु गेव देम फाइनल इंस्ट्रक्शंस। दिस रिचुअल वाज कॉल्ड संवर्तन संस्कार। देखिए जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गई तब आप जब अपने घर जा रहे होंगे तब जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको उस सेरेमनी को बोलेंगे संवर्तन संस्कार। तो 3 स्टेजेस हो गए, एक होगा विद्या आरंभ,
विद्या आरंभ होगी एजुकेशन मतलब 5 ईयर्स के एज में। उपनयन जो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है आपकी उपनयन संस्कार के साथ, ये होती है 18 से 12 साल के बीच में, ठीक है। ये होगी आपके गुरु के घर में, इन द होम ऑफ द गुरु। लास्ट स्टेज इज संवर्तन संस्कार, मतलब आप उपनयन के बाद 12 साल तक आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद संवर्तन संस्कार होगा। संवर्तन संस्कार होने के बाद आप घर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेज है। फी की अगर बात करें, देखिए अभी जैसे होता है पर मंथ या पर सेमेस्टर फीस लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले क्या होता था, गुरु दक्षिणा का सिस्टम चलता था। देयर वॉज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफरिंग सम एक्नॉलेजमेंट, गिफ्ट और थैंक्स एट द एंड ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन खत्म हो जाएगी तब आपको एक्नॉलेजमेंट देंगे, गिफ्ट देंगे, या फिर मतलब जो भी आप जो भी देंगे उसको बोलते हैं गुरु दक्षिणा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, श्रवण, मनन और निधि ध्यासना, ये 3 प्रोसेस हैं एजुकेशन के। तो श्रवण की अगर बात करें तो लिसनिंग फ्रॉम टीचर, श्रवण मीन्स क्या होता है, मतलब सुनना, ठीक है। लिसनिंग फ्रॉम टीचर, अब क्या सुनना, इट रिफर्स टू एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ श्रुतीज बाय लिसनिंग। देखिए टीचर कुछ बोलेगा, आप सुनेंगे, ठीक। जब टीचर बोलेगा स्टूडेंट सुनेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे श्रवण, ठीक है। अब मनन में क्या होगा, जो बच्चे थे वो सोचेंगे, एनालाइज करेंगे खुद से, किस बारे में, जो भी वो सुने हैं, और उसको एसिमुलेट करेंगे एंड मेक देयर ओन इन्फ्रेंसेस, ठीक है। मतलब सोच के, खुद से एनालाइज करके, एसिमुलेट करके, जो भी आपने सुना उसको एनालाइज करना है, उसके बाद एक इन्फ्रेंस पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मनन, ठीक है। मतलब चिंतन करना, मनन करना। निधि ध्यासना, कंप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ, ठीक है। जो भी आपने सीखा उसको, उस ट्रुथ को कंप्रीहेंड करना, अप्लाई कर देना अपने रियल लाइफ में, ठीक है। तो ये हो गया निधि ध्यासना। इट इज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव स्टेज। देखिए 3 स्टेज होते थे, एक MLT मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड RLT रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो RLT था ये निधि ध्यासना की तरह ही है, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपको मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगी, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और देखिए उसको, कुछ और सीखने को मिलेगा। वोमेन एजुकेशन, देखिए वोमेन एजुकेशन की अगर बात करें तो ये निगलेक्टेड नहीं था, ठीक है। कैसा नहीं था कि वोमेन को एजुकेशन नहीं मिलता था, हालांकि टीवी सीरियल से देखने में ऐसा लगता है कि उनको एजुकेशन नहीं मिलता था। वोमेन एजुकेशन था, वोमेन एजुकेशन वाज नॉट निगलेक्टेड। 2 टाइप्स ऑफ एजुकेटेड वोमेन, मतलब 2 तरीके की एजुकेटेड वोमेन थी। जैसे एक थी सद्योवहाज और दूसरी थी ब्रह्मावदनीज। सद्योवहाज में क्या था, हु परस्यूड स्टडीज टिल देयर मैरिज, शादी होने से पहले तक जो भी आप मतलब आप स्टडी करते हैं, उसके बाद स्टडी छोड़ देते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके सद्योवहाज में। और ब्रह्मोवदनीज में वो डिड नॉट मैरी एंड परस्यूड स्टडीज में, देखो ऐसी भी वोमेन्स थी जिन्होंने स्टडी के लिए शादी नहीं की। हु डिड नॉट मैरी एंड परस्यूड स्टडीज थ्रू आउट दियर लाइव्स, पूरी जिंदगी भर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही लगा दी स्टडी में, ठीक है। तो ऐसी वोमेन्स को बोलते थे ब्रह्मवदनीज। वोमेन यूज टू लर्न वेदाज एंड वेदांगाज, ठीक है। वेदाज भी पढ़ते थे और वेदांगाज भी पढ़ते थे। दियर इन्वॉल्वमेंट वाज मोर इन रिसाइटिंग हिम्स, हिम्स मतलब सूक्ताज, ठीक है। जो भी मतलब सूक्त पढ़े जाते हैं, जैसे यज्ञों के टाइम पे, मतलब यज्ञ सैक्रिफाइस जो भी होते हैं, तो उस टाइम में ये रिसाइट करते थे। वोमेन स्टेजेस वेयर कॉल्ड ऋषिकाज, इनको ऋषिकाज भी बोलते थे, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सद्योवहाज और ब्रह्मवदनीज का मतलब क्या है, ये दोनों डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। वोमेन एजुकेशन निगलेक्टेड नहीं था, ये आपको दिमाग में रखना है। कल्चर की भी बात है यार, अब पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आए ना आए फिर भी पता होना चाहिए। वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर क्या है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर 4 तरीके के वैदिक लिटरेचर हैं। पहला एक वेदाज, जिसको हमको पता ही है, ब्रह्मनाज, तीसरा है अरण्यकाज, चौथा है उपनिषद, ठीक है। तो वेदाज के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और ब्रह्मनाज की अगर बात करें तो दे एक्सप्लेन वेदाज, देखो वेदाज को एक्सप्लेन करते हैं ब्रह्मनाज। तो कई सारे ब्रह्मनाज थे। अरण्यकाज, अरण्यकाज क्या है, अरण्यकाज टेक्स्ट आर वर्क टू बी रीड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में पढ़ने वाली बुक्स थी। अरण्यकाज कॉन्स्टिट्यूट्स द फिलोसफी बिहाइंड रिचुअल सैक्रिफाइस ऑफ द एंशिएंट हिंदू सैक्रेड टेक्स्ट्स, ठीक है। इसमें क्या था, फिलोसफी थी, किस तरह की फिलोसफी, रिचुअल सैक्रिफाइस के पीछे जो फिलोसफी है उसके बारे में दिया गया था। दे टिपिकली रिप्रेजेंट द लेटर सेक्शन ऑफ द वेदाज, ठीक है, एंड आर वन ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैदिक लिटरेचर के अंदर ही पढ़ रहे हैं। उपनिषद की अगर बात करें तो 108 उपनिषद हैं टोटल, 108 उपनिषद। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। द एम ऑफ ऑल उपनिषद इज टू इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ आत्मन आर सेल्फ
एंड डायरेक्टिंग द इंक्वायरर टूवर्ड्स इट। ठीक है, देखिए अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, ये उपनिषद मतलब देखिए फिलोसफिकल बात हो रही है ना, अपने आप को जानना, आत्मन को जानना, ब्रह्मन को जानना, ये सब क्या है, वो फिलोसफिकल बात हो गई। ठीक है, तो वो जो फिलोसफिकल बातें हैं ये थी उपनिषद के अंदर। ठीक, तो 108 उपनिषद होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मनाथ जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं वेदास को, अरण्यकाज को, इनको जंगल बुक्स भी बोलते हैं। अगर कहीं ये लिख के आ जाए, वैसे आएगा नहीं, लेकिन अगर कहीं ये लिख के आ जाए जंगल बुक्स कौन सी, तो अरण्यकाज। ठीक है, आते हैं वेदास पे। 4 टाइप्स ऑफ वेदा होते हैं, आपको पता ही होना चाहिए ये चीज। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट है, दूसरा है सामवेदा, तीसरा है यजुर्वेदा, एंड द लेटेस्ट वन इज अथर्ववेदा। अच्छा मैं भूल जाऊं इससे पहले आपको बता दूं, ऋग्वेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा, इन तीनों को बोलते हैं, देखिए ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा, इन तीनों को बोलते हैं वेद त्रयी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कौन सा वेदा है जो वेद त्रयी के अंदर नहीं आता, तो अथर्ववेद ऐसा वेद है जो वेद त्रयी के अंदर नहीं आता। ठीक है, अथर्ववेद को ये भी माना जाता है, थोड़ा सा ये बाद में लिखा गया था, ये बाद में आया था अथर्ववेद, इन तीनों, ये 3 पहले आ गए थे। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेद त्रयी, अथर्ववेद बाद में आया था। ठीक है, तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद क्या है, ओल्डेस्ट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स और मंत्राज है, इसके अंदर क्या है, लिरिक्स और मंत्राज है। देखिए ये याद रखने की जरूरत है, इसमें है क्या, 1028 हिम्स, मतलब 1028 हिम्स यानी सुक्ताज हैं। ठीक है, और 10,580 वर्सेस हैं। ठीक, जिसको डिवाइड किया गया है 10 मंडल्स, मंडल्स मतलब बुक्स, मतलब ये 1028 हिम्स हो गए, 10,580 वर्सेस हो गए, कहीं कहीं 10,600 भी लिखे आएंगे, तो आपको चिंता करना नहीं, वहाँ अबाउट लिख के आएगा, अबाउट 10,600। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अभी तक यही माना जा रहा है 10,580 वर्सेस, डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। सामवेद के थोड़ा सी लिरिकल फॉर्म में या फिर चैंटिंग फॉर्म में आ जाता है, बुक ऑफ चैंट्स, तो मतलब ये थोड़ा सा म्यूजिकल फॉर्म में आ जाता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेदा फॉर लिटर्जिकल पर्पज। लिटर्जिकल का मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द वर्क ऑफ गॉड, मतलब देखिए जैसे पूजा वूजा होती है, आरती होती है, तो ये सब में क्या होता है, लिटर्जिकल पर्पज है। तो ठीक, तो ये बुक ऑफ चैंट्स होती हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद की अगर बात करें तो बुक ऑफ रिचुअल और सैक्रिफाइशियल प्रेयर। ठीक है, तो इसमें जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी कर्मकांड होंगे, जो सैक्रिफिशियल प्रेयर होते हैं, वो इसके अंदर आएंगे। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले। अथर्ववेद की अगर बात करें तो बुक ऑफ स्पेल आर मैजिकल फॉर्मूले हैं, स्पेल आर मैजिकल फॉर्मूले हैं इसमें कंटेन, जैसे चार्म्स हैं, स्पेल्स हैं। अब ये क्यों, टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीजेज, मतलब जो इविल्स हैं डिजीजेज उनको हटाने के लिए इसमें चार्म्स और स्पेल्स की बात की गई है। ठीक है, जो मतलब दिए गए हैं। उपवेदा, उपवेदा क्या है, देखिए ये सेकुलर हैं। ठीक है, सेकुलर टेक्स्ट बुक हैं, इनको वेदास के साथ जोड़ा गया। ठीक है, ये सेकुलर टेक्स्ट बुक है, इनको वेदा के साथ जोड़ा गया है। ठीक, तो इसलिए उनको बोला जाता है उपवेदास। ये सेकुलर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जोड़ा क्यों गया है वेदास के साथ, इंपॉर्टेंट बहुत हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 4 वेदा हैं तो 4 उपवेद भी होंगे। तो पहला है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, सबको पता है, इस समय अच्छे से बढ़ भी रहा है इंडिया में और वर्ल्ड में भी। तो आयुर्वेद नॉलेज ऑफ मेडिसिन, इसमें नॉलेज ऑफ मेडिसिन है, ये किसके साथ जोड़ा गया है, ऋग्वेदा के साथ। ठीक है, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद नॉलेज ऑफ म्यूजिक एसोसिएटेड विद सामवेद। देखिए सामवेद में क्या बोला था मैं अभी, ये थोड़ा सा म्यूजिकल फॉर्म में है ना, तो म्यूजिकल फॉर्म में है तो म्यूजिक साथ जोड़ा गया गंधर्ववेद। ठीक, धनुर्वेद, धनुर्वेद आर करी एसोसिएटेड विद यजुर्वेद, यजुर्वेद के साथ धनुर्वेद को जोड़ दिया गया। शिल्पवेद साइंस ऑफ क्राफ्ट एसोसिएटेड विद अथर्ववेद। ठीक है, तो ये आपको याद ध्यान में रखना है कि 4 उपवेद आज हैं और किनके किनके साथ इनको एसोसिएट किया गया है। अथर्ववेद को ऋग्वेद के साथ, आयुर्वेद को ऋग्वेद के साथ, गंधर्ववेद को सामवेद के साथ, धनुर्वेद को यजुर्वेद के साथ, शिल्पवेद को अथर्ववेद के साथ। ऐसा क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एक तरफ लिस्ट 1 दे दिया और एक तरफ लिस्ट 2 दे दिया, अब बोला कौन सा उपवेद है कौन से वेद के साथ एसोसिएटेड है, अपना आंसर करते रहिए। ठीक ठीक, तो अगर आपको पता होगा तो सही आंसर दे देंगे। वेदांगाज, वेदांगाज क्या है, स्मृति है, पहले बता चुके हैं। 6 वेदांगाज होते हैं। देखिए अब ये क्या हैं ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 6 वेदांगाज होते हैं, उनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, शिक्षा यानी फोनेटिक्स, व्याकरण यानी ग्रामर, छंदाज छंद मीट्रेस,
निरुक्त इटमोलॉजी, कल्प रिचुअल, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये याद कर लीजिए, 6 वेदांग आज हैं, आपको ये याद करना है। क्वेश्चंस चांसेस कम होते हैं आने के, लेकिन आ गए तो पता होना चाहिए। देखिए जैसे अब हिंदुइज्म में क्या था, एजुकेशन को स्टार्ट करने से पहले एक सेरेमनी थी, सेरेमनी का नाम था उपनयन। इसी तरह ना बुद्धिज्म में जो एजुकेशन स्टार्ट है उस फर्स्ट सेरेमनी को उसको बोलते हैं पबज्जा, पबज्जा सेरेमनी। ये 8 साल की एज में होता था। ठीक है, ये बुद्धिज्म की बात है। क्वेश्चंस बुद्धिज्म में से मोस्टली यही आएगा कि पबज्जा सेरेमनी क्या है, या फिर जो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होता है उस सेरेमनी को क्या बोलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मोस्टली चांसेस यही है। तो पबज्जा आपको याद रखना है कि बुद्धिज्म के अंदर, जैसे जैसे हिंदुज्म के अंदर उपनयन है, उसी तरह बुद्धिज्म के अंदर पबज्जा होता है। तो आते हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे पहला चीज़ तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो प्रोबेबली फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, प्रोबेबली है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, देखिए ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज पूछ लेगा। अब ये यूनिवर्सिटीज़ का भी इस तरह केस है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 पकड़ा देगा, और कई चीज़ें हैं जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें वो आपको याद रखना, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख देगा, उसको बोलेगा मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। प्लेस क्या है, किंगडम ऑफ गंधार, पाकिस्तान के अंदर आता है इस समय। पॉपुलर फ्रॉम, देखिए ये चीज़ आपको ये और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर फॉर ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन। ठीक है, एंड वेल नोन फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ तंत्रा। तंत्रा के लिए स्पेशलाइज्ड था और पॉपुलर था ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए। याद रखना पड़ेगा ये आपको। ठीक है, चाहे चार्ट बना लीजिए, चाहे जैसे जैसे भी आपको याद हो। मिनिमम एंट्री एज वाज 16 ईयर्स। इट अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम कई सारे कंट्रीज से आते थे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया एंड चाइना। एग्जाम का कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, एडमिशन के लिए। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज स्टडीड हियर। कौटिल्य भाई साहब यहाँ पढ़े हैं, चाणक्य बाबा, एंड पणिनि जो कि एक बहुत बड़े ग्रामेरियन थे। ठीक है, संस्कृत के लिए। चारक फिजिशियन थे, इनका आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, विष्णु शर्मा ये ऑथर एंड कंपाइलर थे पंचतंत्र के, होता ना पंचतंत्र की कहानियां। ठीक है, तो वही वाले विष्णु शर्मा। तो कौटिल्य, पणिनि, चारक एंड विष्णु शर्मा याद कर लीजिएगा, मतलब फैक्ट ओरिएंटेड पेपर है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आप याद करके रखेंगे ये सारे पॉइंट्स तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ के बाद चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में, आज के टाइम पे बहुत फेमस है। प्लेस राजगिरी इन बिहार, राजगिरी बिहार में है, ये यूनिवर्सिटी राजगिरी बिहार में है। फाउंडर हैं इसके कुमार गुप्ता फर्स्ट, जो कि गुप्ता रूलर से बिलोंग करते थे, ये अभी याद करना है। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग थे। ठीक है, इट स्टेटेड दैट एट वन टाइम देयर वर 10,000 मॉन्क्स स्टडीइंग इन नालंदा। ठीक है, 10,000 मॉन्क्स थे, मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। द एडमिशन क्राइटेरिया वाज टफ। ठीक है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होगी, ज्यादा नॉलेज का सेंटर हो, बड़ा नॉलेज का सेंटर होगा, तो एडमिशन क्राइटेरिया टफ था वहां का। मिनिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन वाज 20 ईयर्स, मतलब आपको 20 साल की एज के बाद ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। एक भाई साहब को चुल्ल सवार थी, बख्तियार खिलजी भाई साहब ने, तो इन्होंने मतलब क्या कहूँ, चोमू आदमी था, डिस्ट्रॉय कर दिया। गुस्सा तो आती है लेकिन क्या करें। बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया यूनिवर्सिटी को, बहुत सारी यूनिवर्सिटी चोमू इंसान ने डिस्ट्रॉय की है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, फिर से अब हमारा काम यह है फिर से रिस्टोर करें। तो बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड द यूनिवर्सिटी इन 2010। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी was set up in Bihar as a central university with the help from Japan, China, Laos, Thailand, Singapore and Australia by various manners। 2010 में गवर्नमेंट ने इसको फिर से ठीक करने या फिर से सेटअप करने की बात की है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज में। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज वल्लभी यूनिवर्सिटी। ठीक है, वल्लभी का प्लेस क्या है, सौराष्ट्र गुजरात, मतलब जो प्रेजेंट डे गुजरात है वहां पे है ये वल्लभी यूनिवर्सिटी। फाउंडर है इसके भट्टार का, मैत्रक रूलर थे भट्टार का, उन्होंने इसको मतलब बनवाया था वल्लभी यूनिवर्सिटी को। दिस यूनिवर्सिटी चैंपियन द कॉज ऑफ हीनयान बुद्धिज्म, ये चीज आपको याद रखना है, हीनयान बुद्धिज्म को चैंपियन था, मतलब हीनयान बुद्धिज्म के लिए फेमस था। साथ में ब्राह्मणिकल साइंस वेयर
आल्सो टॉट हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें जो जो पॉइंट्स ना यूनिवर्सिटीज के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि एक एक पॉइंट ना घोर के पी जाइए, उससे इससे ही आपको फायदा होने वाला है। अदरवाइज कोई भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन हो सकता है ये पूछ ले कि कौन से प्लेस में है, रूलर कौन था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो हीन यान बुद्धिज्म के लिए ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इसी तरह के थे, वल्लभी, विक्रमशिला और ओदंतपुरी और जगदला करके दे दिया था, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें दे दिया था। तो वल्लभी यूनिवर्सिटीज़ किसके लिए था? हीन यान बुद्धिज्म के लिए, ये ऑप्शन में था, ठीक है, सेकंड लिस्ट में। तो आपको याद रखना है सारी चीज़ें, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। फैक्ट ओरिएंटेड पेपर है, तो कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट थोड़ा सा मतलब जितना हो सके उतना आपको रटना ही है, कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। प्लेस की अगर बात करें तो भागलपुर बिहार में है, ठीक है। फाउंडर हैं इसके धर्मपाल, पाला डायनास्टी के एक रूलर थे धर्मपाल, उन्होंने इसको बनवाया था। फेमस फॉर महायान बुद्धिज्म। देखिए वल्लभी क्या है? हीन यान बुद्धिज्म के लिए। विक्रमशिला क्या है? महायान बुद्धिज्म। अच्छा अगर आप लोगों को ये नहीं पता हो तो बुद्धिज्म ना पहले टूटा था दो पार्ट में, एक था हीन यान बुद्धिज्म, दूसरा था महायान बुद्धिज्म। आगे चल के और भी पार्ट्स में टूटे हैं, ठीक है। इसका वज्रयान, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मतलब चेंजेस होते गए धीरे धीरे। तो हीनयान और महायान में पहले टूटा, उसके कई सारे कारण हैं। हीनयान और महायान में टूटा, उसके बाद वज्रयान भी आया, वज्रयान बुद्धिज्म भी आया, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस करके, ठीक है। तो फेमस क्या था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी महायान बुद्धिज्म के लिए, बट इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ हिंदुइज्म वेयर आल्सो टॉट। देखिए यहाँ पे क्या था? हिंदुइज्म, हीनयान बुद्धिज्म के लिए और ब्राह्मणिकल साइंस भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे क्या महायान बुद्धिज्म के लिए इंपॉर्टेंट था या फेमस था, और इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ जो हिंदुइज्म है वो भी पढ़ाए जाते थे। तो यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर इट्स तिब्बत कनेक्शन। अच्छा ये वाला पॉइंट ना थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक दो बार क्वेश्चंस में सैंपल पेपर्स में मिल जाता है। कई जो सैंपल पेपर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब पब्लिकेशंस के, उसमें ही क्वेश्चंस मिल जाता है। तिब्बत कनेक्शंस के लिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज फेमस थी, तिब्बत से कनेक्शन था विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज का। ओदंतपुर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये है बिहार शरीफ, बिहार में, ठीक है। फाउंडर इनके गोपाला, यानी कि पाला रूलर के, जो पाला रूलर के ये एक्चुअली फाउंडर भी थे, मतलब पाला रूलर जो था इन्हीं से स्टार्ट था। जो फाउंडर है ओदंतपुरी के गोपाला, ठीक है। तो फर्स्ट रूलर ऑफ पाला रूलर वाज गोपाला। जगदला प्लेस बंगाल में है। फाउंडर है रामपाला। रामपाला कौन? वही पाला रूलर के भी एक रूलर हैं ये। सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड इन वज्रयान बुद्धिज्म। देखिए ये आपको याद रखना है। जगदला किसके लिए स्पेशलाइज था? वज्रयान बुद्धिज्म के लिए, ठीक। मिथिला इसी तरह की बात करें तो चीफ सेंटर फॉर एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड स्टडीज इन न्याय आर लॉजिक। जो अभी न्याय फिलोसफीज आपने पढ़ा ना, न्याय और उसके बाद मीमांसा, ये सब जो आप पढ़े हैं, तो इसमें से जो न्याय वाली फिलोसफी थी, स्कूल ऑफ फिलोसफी, वो उस पर स्पेशलाइजेशन थी मिथिला यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। तो न्याय और लॉजिक, तो नव्य न्याय की बात हुई थी, गणेश उपाध्याय, ये सब जो हैं तो इसी से रिलेटेड है। प्लेस मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में, ठीक। इन द उपनिषदिक एज मिथिला बिकेम ए प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन। जो उपनिषदिक एज में ना ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए मिथिला फेमस था, ठीक है। तो ये सारी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको कवर कर दिया हूँ आपके लिए। तो बेटर है कि एक एक पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, कोई चीज़ छोड़ने जैसा कुछ है नहीं इसमें। जो जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें एक एक चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।